हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के। पिछले कुछ दिनों से सभी अखबारों की हेडलाइंस बना हुआ है, सभी मीडिया में चर्चा में है कि किस प्रकार अमेरिका एक डिफ़ॉल्टर कंट्री घोषित होगा। क्या ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि अमेरिका जैसी आर्थिक महाशक्ति को ये कहने की नौबत आ गई उसके लिए मीडिया को कि वो क्या डिफ़ॉल्टर यानी मतलब एकदम जो कर्ज चुका पाने की स्थिति में ही नहीं है। ऐसी नौबत आ गई। ऐसा देश हो सकता है जो पूरी दुनिया को कर्ज देता है, जो पूरे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे कब्जा रखता है और सारे दुनिया को पैसा बांटता है। ऐसी क्या नौबत आ गई कि उसको खुद को पैसों की ज़रूरत के लिए अपनी ही सरकार के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। आज हम उसी मुद्दे के लिए चर्चा करेंगे। ये हमारे लिए आरएस के लिहाज से भी और एज ए आम नागरिक भी हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी मुद्दे को लेकर के कि सबसे पहले यूएसए, ये डिफ़ॉल्टर वर्ड जो है, इस वर्ड की अहमियत क्या है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत है, इसमें जो सबसे मेन वर्ड है वो है डेब्ट सीलिंग। अमेरिका में क्या है कि 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी, उसके बाद से अमेरिका काफ़ी, वैसे भी हमसे काफ़ी एडवांस है, काफ़ी सालों पहले उसको आज़ादी मिली थी। सबसे पहला विश्व का सबसे जितने भी देश हैं उनमें सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका लेकर आया था। तो वो लोग रियली में हमसे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है। इस बात को एक्सेप्ट करने में हमें कोई भी शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज वो इस कगार पे खड़ा है। तो इस पहली बार नहीं है। यूएसए जो 1929 की आर्थिक महामंदी आई थी उस समय भी इस नौबत संकट से गुजर चुका था। उस समय उन्होंने क्या डिसाइड किया कि कोई भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए अर्थव्यवस्था में कर्ज की जो सीमा है वो उसका जो जीडीपी होती है उसकी तुलना में निकाला जाता है कि 50 से 60%। हमारे भी जो नियम बने हुए हैं, हमारे भी जो एथिक्सकल रूल जो हैं वो यही कहते हैं कि 50 से 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में ये 70 से 80% तक है। वो हम देखेंगे, वो आंकड़ों के पे भी गौर करेंगे कि वो ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे, उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका दिवालिया। सबसे मेन वर्ड है वो है डेब्ट सीलिंग। सबसे मेन वर्ड कौन सा है? डेब्ट सीलिंग। तो ये डेब्ट सीलिंग है क्या? इसका मतलब हम समझ गए कि डेब्ट सीलिंग वो सीलिंग यानी वो सीमा, वो लिमिट है जिस तक अमेरिका ने डिसाइड किया था कि हम इससे ज़्यादा, इस सीमा से ज़्यादा कर्ज नहीं लेंगे। वो डेब्ट सीलिंग का अगर फैक्चुअल आंकड़ा देखा जाए तो वो कितना है? 31.4 लाख करोड़ डॉलर। कितना है? डॉलर, ना कि रुपया। अब सोचो कितने जीरो लगाओगे, रुपये में अगर कन्वर्ट करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी गिनते गिनते। मुझे तो नहीं लगता, मेरे से तो नहीं होगा, हो सकता है आपसे हो जाए, कोई मैथमेटिशियन से। तो इतना बड़ा अमाउंट, यानी इतना बड़ा अमाउंट वो कर्ज ले सकता है, ये उसने लिख दिया था। और उसने उस सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसी नौबत आएगी कि मुझे इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्होंने मैक्स टू मैक्स लिमिट रख के सोचा था कि आने वाले भविष्य में 50 सालों बाद इतनी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बावजूद उन्होंने, आज ऐसी नौबत आ गई कि ये जो अमाउंट था इनका, वो अमाउंट जनवरी 2023 में इस सीमा को वो पार कर गए। यूएसए ने इस सीमा को पार कर दिया, यानी इतना पैसा कर्ज का वो ऑलरेडी ले चुका है। अब क्या हो? अब सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम पे अमेरिका कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सभी देशों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस हिसाब से है? क्योंकि वो 23 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम तो इंडिया वाले तो 6 ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर के सपने देख रहे हैं अभी, और ये 23 ट्रिलियन डॉलर पे है। फिर भी बात करते हैं कि ऐसी नौबत आई कि जनवरी 2023 में इसका जो लिमिट थी वो पूरी हो गई। अब क्या? ऐसी जो मेन मुद्दा ये है कि अब इसको इस लिमिट से ज़्यादा पैसा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ की जो संसद है, वहाँ की जो, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, अब यहाँ कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वहाँ की संसद को ही कांग्रेस कहा जाता है, ये ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो उस कांग्रेस में क्या है कि उससे उस लिखित में परमिशन, यानी वहाँ से जिस तरह से एक विधेयक हमारे पास होता है संसद में, उसी प्रकार से वहाँ से एक इस तरह का विधेयक पास करवाना पड़ेगा उसमें संशोधन के लिए कि हम इस सीमा से ज़्यादा लिमिट चाहते हैं। अब टकराव कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं कि टकराव कहाँ पे आ रहा है। वो टकराव आ रहा है कि जो मेन पार्टी है, जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो किस पार्टी से हैं? वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और संसद में जो वहाँ की कांग्रेस है उसमें बहुमत किसका है? वो रिपब्लिकन पार्टी का है। तो जैसा हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है, आजकल केजरीवाल जी जो अध्यादेश दिल्ली में पोस्टिंग के लिए, अधिकारियों की पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया है, उस अध्यादेश को लेकर केजरीवाल जी क्या करें कि लोकसभा में तो पास हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो एनडीए गठबंधन है उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो लेकिन राज्यसभा में विपक्ष यदि सारा एकजुट हो जाता है तो उस अध्यादेश को नकार सकता है।
तो वही नौबत है कि वहाँ पे कांग्रेस में ज़्यादा बहुमत किसके पास में है, जो राष्ट्रपति जिनकी सरकार है उनके अपोजिट वाली पार्टी के पास में वहाँ पे बहुमत है। तो ये टकराव देखने को मिल रहा है। दिन बचे मुश्किल से 3 से 4। अब यदि बात करें कि वहाँ का एक तरीके से अब इतनी बातें कर ली तो हम देख लेते हैं जीडीपी कितना है वहाँ का, जो मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना खर्च किया है उन्होंने। तो यदि इस लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो उन्होंने 334 लाख करोड़ डॉलर, कितना 334 लाख करोड़ डॉलर तो यूएसए को अर्निंग हुई है पिछले 1 साल के एक बजट में। और उसने खर्च कितना कर दिया, 564 लाख करोड़ व्यय कर दिया। यानी मान के चलो लमसम डबल सा उन्होंने व्यय कर दिया। इतना तो हम भी डरते हैं अभी व्यय करने से, लेकिन उनको कभी सोचा ही नहीं होगा ऐसी नौबत आएगी। तो ये करते करते ये कई सालों से चला आ रहा है। तो ये इस सीमा को जनवरी में क्रॉस कर गया, यानी इस सीमा तक पहुंच गया। अब इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकते। उसके लिए उन्हें कांग्रेस का बिल पास करवाना पड़ेगा। अब उसमें क्या नौबत आ रही है, उसमें क्या वही वहाँ पे मुख्यतः 2 दल हैं, 2 पार्टियां हैं। तो इसके तो जो अभी राष्ट्रपति हैं वहाँ के बाइडेन साहब, एक तरफ वो है, वो परमिशन मांग रहे हैं किससे, कांग्रेस से मांग रहे हैं, मांगने को किससे, कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस यानी वहाँ का जो सदन है, दूसरा सदन है, वहाँ पे किसका बहुमत है, रिपब्लिकन पार्टी, संसद है वहाँ की, उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस। वहाँ पे किसका बहुमत है, रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, यानी उनके अपोजिट पार्टी का बहुमत है। इस वजह से ये टकराव देखने को मिल रहा है। तो अभी जो लिमिट है कि जिस कितना टाइम का है, 3-4 दिन में ये मैटर सोल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ऐसा होगा, हो पाएगा। तो भैया सीधी बात है कि अमेरिका हमारे भारत से बहुत आगे है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। हम विकासशील फेज में, वो विकसित देश है। तो ऐसी नौबत वो कभी नहीं आने देगा। उनमें इतनी मैच्योरिटी होती है कि पहली बात तो जहाँ तक मेरा दावा है कि या मेरी समझ है कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये बिल पास हो जाएगा। इस सीमा को पार करने की उनको परमिशन आसानी से कांग्रेस दे देगी, चाहे कितना विपक्ष हो। भारत की बात करें तो अलग बात है, वहाँ पे जिद पे कोई आ जाए तो आ ही गया भाई, मैं तो हिलूंगा ही नहीं, वो बात अलग है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पार्टीज़ हैं, ये एक दूसरे के समझते हैं कि किस तरह से देश की छवि खराब ना हो। उससे पार्टी हित पहले नहीं है, राष्ट्र हित पहले है। तो अब बात करें तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि यदि काश ऐसा हो जाए कि डिफ़ॉल्टर कंट्री घोषित हो जाए तो क्या, तो अरे भाई अमेरिका तो छींकता है ना, तो भी पूरा विश्व हिल जाता है। तो ऐसी अगर नौबत आ जाए, डिफ़ॉल्ट कंट्री हो जाए, तो क्या हो सकता है, भारत पे क्या असर होगा, हमारे लिए क्या मायने है। भाई हमारे लिए तो चर्चा मेन मुद्दा यही है ना कि हमारे लिए क्या मायने, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका पे क्या होगा। अमेरिका में क्या होगा कि जो वर्तमान पार्टी की वहाँ पे जैसे हमारे रेवड़ियाँ बढ़ती हैं, वैसे ही वहाँ भी कुछ ना कुछ होता है। जो पार्टियों ने वादा किया है कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ खाद्य सब्सिडी देने का, किसी को किसानों को कुछ सब्सिडी देने का, तो वो इसी पैसे से जाता है, कर्ज के पैसे से। तो वो सब बंद हो जाएगा। आम जनता की दैनिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मांग घट जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी, लेस हो जाएगी। डिमांड घटेगी तो क्या घटेगा, निर्यात घटेगा, एक्सपोर्ट भी कम होगा। तो ये चीज़ें होगी। फिर क्या होगा, फिर वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, वो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को क्या करेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा ना उसको, और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। यदि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो पूरा विश्व वैसे ही प्रभावित होगा। जब चर्चा ही होती है कि इंटरेस्ट रेट की कुछ करेगा या नहीं करेगा, तभी बहुत ज़्यादा पूरा शेयर मार्केट हिल जाता है पूरे अलग अलग कंट्रीज़ का। तो ये अगर बढ़ाएगा, नौबत होगी, तो फिर तो सबको बढ़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू में थोड़ा सा कम होगा, डॉलर की वैल्यू कम होगी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, इसकी साख घटेगी। क्या घटेगी, इसकी डॉलर की या अमेरिका की खुद की भी साख घटेगी। एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो उसकी साख है वो भी कम होगी। तो हम बात करते हैं भारत पे क्या असर होगा इसके बाद। तो भारत पे जैसे हमने बात की कि मांग घटेगी, निर्यात घटेगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि भारत का क्या है सबसे बड़ा, अमेरिका से क्या हित है, सबसे पहला हित है वहाँ पे हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ का कारोबार है। तो वो पहले से ही अभी वर्तमान पिछले 1-2 सालों से वैसे ही बेचारी बहुत बुरी हालत में है। तो वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरह ठप हो जाएंगी। सॉफ्टवेयर कंपनियों का क्या हो जाएंगी, हमारी जो भी अमेरिका में कारोबार कर रही है उनका वो कारोबार वहाँ से पूरा ठप हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यदि वहाँ का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, और ऑब्वियसली बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसी नौबत होगा, तो क्या होगा, हमारे वाले RBI भी क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा।
अब सोचो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो कितनी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी भारत की प्रभावित होगी। और क्या होगा, भारत से निर्यात होता है यूएसए को, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा। एक फ़ायदा हो सकता है कि यदि डॉलर की वैल्यू घटेगी तो हमारा जो आयात है, जो उसके मतलब जो भी हम करते हैं डॉलर में, जो भी लेन देन करते हैं, उसके लिए हमें फ़ायदा हो जाएगी, रुपए की वैल्यू डॉलर के बदले में ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़ायदे की बात करें तो भारत को एक ही फ़ायदा है कि यदि डॉलर की साख गिरती है, डॉलर रुपए के तुलना में यदि थोड़ा गिरता है, तो उससे भारत को जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो फ़ायदा ले सकते हैं सिर्फ उनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एज ए होल अगर होलिस्टिक अप्रोच में हम बात करें तो भारत को भी नुकसान ही है, भारत की अर्थव्यवस्था भी हिलेगी, और भारत ही नहीं बहुत सारे देश इससे प्रभावित होंगे बहुत बुरी तरह। तो ये थे कि हम कुछ असर क्या हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। मेन मुद्दा यही है कि पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। दूसरा, हमारे लिए क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव हिसाब से ये हो सकता है कि पहला क्वेश्चन क्या होता है, डेब्ट सीलिंग से क्या अभिप्राय है, या डेब्ट सीलिंग क्या होती है, प्री के लिहाज से या मेंस के लिहाज से। दूसरा, भारत पे यदि ऐसा होता है तो भारत पे क्या असर होगा। तो उसका हमारे पास लगभग लमसम हमारे पास 3-4 पॉइंट्स होने चाहिए, वो हमने डिस्कस कर लिए। धन्यवाद। जो भी जैसा भी आपको लगा आप अपने कमेंट्स में बताएं।